तो आज दो कवर स्टोरीज पर एक हमारा खास फोकस। पहली कवर स्टोरी होगी, देश में कोरोना एक बार फिर से उफान मारता नजर आ रहा है और 2021 में पहले दिन आज सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रही है चिंता, करेंगे 360 डिग्री विश्लेषण और साथ ही साथ बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर पूरी राजनीति अब ममता बनर्जी की चोट पर टिक गई है। करेंगे इसका भी 360 डिग्री विश्लेषण, लेकिन अब विस्तार से देखते हैं कवर स्टोरीज को। जी हां, तो देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना के नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना के केसेस में सबसे ज्यादा भागीदारी अगर किसी प्रदेश की है तो वो है महाराष्ट्र की। लेकिन सबसे पहले बात देश की। देश में बीते 24 घंटे में 22,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 2021 में यह पहला दिन है जब कोरोना के मामले 22,000 के पार पहुंचे, यानी कि बीते 2021 जब से शुरुआत हुई है, आज सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। बीते दिन कोरोना के चलते 114 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव मरीजों की बात करें तो देश में 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक कोरोना ने 1.58 लाख यानी कि 1,58,000 लोगों को मौत के मुंह में भी धकेला है। तो ये तो बात हुई देश की, लेकिन देश में बढ़ते कुल कोरोना केसेस में करीब 60% भागीदारी जिस प्रदेश की है, उस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र, और यहां पर इसीलिए चिंताएं बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 13,600 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं। राज्य में 7 अक्टूबर के बाद यह सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी कि लगभग 5 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा आज महाराष्ट्र में देखने को मिला। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन की वापसी हो गई है। आपको याद होगा, लगातार सरकार ये कहती रही कि केसेस अगर नहीं थमे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। नागपुर से शुरुआत हुई है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हाई लेवल का लॉकडाउन है। लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सुविधाओं को ही छूट दी जाएगी, बाकी सब बंद। नागपुर में पिछले एक हफ्ते से लगातार औसतन 1,000 मरीज मिल रहे थे। कोरोना के चलते यहां पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं भी पोस्टपोन कर दी गई हैं महाराष्ट्र में। उसको लेकर खासा हंगामा भी हुआ। आज परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ने के चलते छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार मामलों की बढ़ते संख्या को देखते हुए इसे रद्द करने की बात कही गई थी। तो ये महाराष्ट्र की बात। अब जरा देखते हैं कि महाराष्ट्र के इन मामलों को लेकर आईसीएमआर ने क्या कहा है, केंद्र ने क्या कहा है, क्योंकि आज जो डेली रूटीन की ब्रीफिंग होती है उसमें महाराष्ट्र पर ये आरोप लगाए गए हैं केंद्रीय एजेंसीज की ओर से कि प्रॉपर टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं हो रही है महाराष्ट्र में। पुणे, नागपुर, थाने, मुंबई, बेंगलुरु अर्बन, एर्नाकुलम, अमरावती, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद. So you will see that out of these 10 districts, 8 are in Maharashtra, 1 is in Karnataka, and 1 is in Kerala. Then which are the states which are showing a rise? Maharashtra. On 11th of February, Maharashtra had 36,917 cases. Today, they are more than 1 lakh active cases. तो महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पूरे देश में 1,80,000 के आसपास हैं और अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव अगर केसेस हैं तो चिंताएं बढ़ना लाजमी है। इसलिए लगातार महाराष्ट्र पर अब सबका फोकस। यहां पर मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं यह समझना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि नागपुर के अलावा और कहां पर सख्तियां बढ़ाई गई हैं। तो नागपुर में जैसा हमने आपको बताया 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि मामले बढ़े तो लॉकडाउन लगाया जाएगा। 1700 से ज्यादा केसेस अकेले नागपुर में दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे में, इसलिए वहां पर सख्ती सबसे ज्यादा। इसके अलावा ठाणे के 11 हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि ये लॉकडाउन, इसे सख्ती कहा जाएगा, आंशिक लॉकडाउन है, लेकिन सख्तियां यहां पर बढ़ी हैं। ठाणे में जो हॉटस्पॉट इलाकों में 31 मार्च तक ये सख्ती जारी रहेगी। इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं उनके बारे में भी बताते हैं। जलगांव
आज से 3 दिन तक जनता कर्फ्यू का ऐलान जलगांव में किया गया है और जैसा सेंटर भी कह रहा है कि 8 जिले जो हैं वो महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा केसेस दिखा रहे हैं। पुणे में 14 मार्च तक स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने की बात कही गई है। यहां पर सख्तियां बढ़ाने का निर्णय पहले ही ले लिया गया था, लेकिन अब भी लगातार मामले अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है। बहुत सारी जगहों पर नाइट कर्फ्यू की घोषणा बहुत दिनों पहले ही हो चुकी थी और ये इसीलिए हुई क्योंकि मामले थम नहीं रहे थे। इसके अलावा 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक सीमित लॉकडाउन इसे कहा जाएगा, नाइट कर्फ्यू औरंगाबाद में, जैसा हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा शनिवार और रविवार को औरंगाबाद में पूर्ण लॉकडाउन की बात कही गई है। वीकेंड्स पर पूर्ण लॉकडाउन, बाकी दिनों में नाइट कर्फ्यू यानी कि आंशिक लॉकडाउन। तो कुल मिलाकर ये वो तस्वीर है जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आ रही है और आज जैसा कि सामने आया है कि 8 जिलों में लगातार स्थिति खराब होती जा रही है और पूरे महाराष्ट्र में 5 महीने में आज सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं, 13,000 से ज्यादा। अब आपको ये दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में दरअसल कोरोना का ग्राफ की जो चाल है वो किस तरह से रही है, कैसे महाराष्ट्र में कोरोना इस साल की शुरुआत से बढ़ा। तो शुरुआत करते हैं 1 जनवरी से। देखिए 1 जनवरी को 3,524, 3,500 केसेस थे। इनमें से एक्टिव केसेस जो थे वो कंट्रोल्ड थे 818। ये 1 जनवरी की हम बात बता रहे हैं। इसके बाद 15 जनवरी का आंकड़ा आप देखिए, मामूली गिरावट आई 3,145, लेकिन एक्टिव केसेस में काफी हद तक कंट्रोल आया था। सिर्फ 406 एक्टिव केसेस थे महाराष्ट्र में। तो एक तरह से यह कहा जा रहा था कि केसेस अब काबू में आ रहे हैं। 1 फरवरी को ठीक 13-14-15 दिन बाद केसेस 1,948 सामने आए। लगा कि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन एक्टिव केसेस देखिए बढ़कर 1,370 पर पहुंच गए, यानी कि चिंता की लकीरें उस समय शुरुआत हो चुकी थी। और 15 फरवरी तक आते आते वापस 3,000 से ऊपर मामले होने शुरू हो गए, 3,365। हालांकि एक्टिव केसेस को कंट्रोल करने में थोड़ी कामयाबी जरूर मिली, 236 एक्टिव केसेस थे। लेकिन आगे देखिए मार्च में क्या हालत हुई। अब मार्च में सीधे शूट अप होने लगे मामले, 6,000 से ज्यादा मामले मार्च के 1 तारीख को सामने आए। एक्टिव केसेस हालांकि 610 थे। और अब देखिए ये अब की स्थिति है, ताजा स्थिति 10 मार्च को 13,659 केसेस सामने आए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या देखिए, ये थोड़ा चिंताजनक 3,686। तो ये जो आंकड़ा अब है ये डरा रहा है। 15 दिनों में 2 गुने से ज्यादा हो गए मामले और एक्टिव केसेस की संख्या तो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए अब सख्ती बढ़ रही है। इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि क्या वाकई में नागपुर जैसा सख्त, बेहद सख्त लॉकडाउन बाकी इलाकों में भी लगाया जाएगा या स्थिति अब कंट्रोल में आएगी। मेरे साथ इस वक्त महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर जाने माने चिकित्सक राहुल पंडित साहब मौजूद हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब, केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सबके दिमाग में यही चल रहा है। आज आईसीएमआर कह रहा है कि आप लोगों ने टेस्टिंग और ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं की है, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। दीपक जी, केसेस बढ़ने की चिंता सबको है। हमको भी बहुत बहुत निराशा है कि केसेस इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, उसके ऊपर कोई मैं कारण नहीं बताऊंगा, पर यह बात सच है कि केसेस बढ़े हैं। उसके कई कारण हैं। एक कारण सिर्फ टेस्टिंग नहीं है, और ये हम आपके शो पे मैं दोहरा चुका हूँ पहले भी। शुरुआत तो टेस्टिंग से करते हैं। यस, टेस्टिंग बहुत कम थी और अभी टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। पूरे महाराष्ट्र में जो है टेस्टिंग की जो रेट है ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ाई गई है। जैसे बम्बई में अभी हम लोग 20,000 के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे भी 15% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, उन एरियाज को रेड फ्लैग कर दिया गया है। और वहाँ पे जो टेस्टिंग है इतनी बढ़ाई जाएगी कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो हमारा है 5% से नीचे घट के आना चाहिए। जहाँ पे भी 5 और 15 के बीच में है, वहाँ पे हमने ऑरेंज रेलो रखा है, जहाँ पे कि हमको टेस्ट पॉजिटिविटी रेट फिर भी वापस 5% के नीचे लाना है। केवल 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कि टेस्ट पॉजिटिव रेट जो है वो 5 से कम है। उसमें से बम्बई एक है। हालांकि 1-2 दिन बम्बई का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा चला जाता है, पर अधिकतम दिन जो है 5% से कम आ रहा है। दूसरा कारण मैं जो बता रहा हूँ कि ट्रेसिंग जो है, ये ट्रेसिंग जो है हर पॉजिटिव व्यक्ति के पीछे हमको कम से कम 20 व्यक्तियों की पॉजिटिव ट्रेसिंग करनी चाहिए थी, उनको टेस्टिंग करनी चाहिए था और उनको आइसोलेट करना चाहिए था। ये नंबर अब हम लोग
बढ़ा के 30 पे जाने वाले हैं, ताकि हम लोग जो है केसेस को जल्दी में और काबू में ला सके, इन लोगों को जो है हम लोग क्वारंटाइन बराबर से कर सके, आइसोलेट बराबर से कर सके। आज तीसरी आज बात जो ये डेली ब्रीफिंग हुई है शाम को, उसमें स्वास्थ्य हाँ जी, मंत्रालय, स्वास्थ्य सचिव ने कहा, उसमें पॉल साहब थे जो कि नीति आयोग के थे और आईसीएमआर के रिप्रेजेंटेटिव थे। सभी लोगों ने, डॉक्टर भार्गव साहब जो कि आईसीएमआर के हेड हैं, तीनों बलराम ने भार्गव। महाराष्ट्र को खास तौर पर फोकस में रख के चिंता जाहिर की और यही कहना था तीनों का कि वहां पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है, टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, 1 लाख से नीचे टेस्टिंग लगातार चल रही है और ट्रेसिंग भी नहीं हो रही है। तो क्या जो सेंटर चिंता जाहिर कर रहा है, ये जो मुख्य एजेंसियां चिंता जाहिर कर रही हैं, उन्हें दरकिनार किया जाए? नहीं, नहीं, ये जो दरकिना का मैं मेरी हिंदी आपकी इतनी चुस्त नहीं है, तो मैं समझा नहीं दरकिना दरकिया मतलब क्या होता है, पर मैं नेग्लेक्ट। समझ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं निग्लेक्ट तो ना किया जाए हाँ, करके। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करेंगे। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही बैठक ली है और उन सबको जो हर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेड जो है, उनको बहुत अच्छे से बताया गया है। उनको मैं कहूँगा कि अल्टीमेटम दिया गया है कि जो टेस्टिंग है इसको बढ़ाना है, ट्रेसिंग जो है 30 पीपल पर पर्सन करना है, पॉजिटिव पर्सन के पीछे। और तीसरी बात ये है कि हमको जो है अगर छोटे-छोटे ज्योग्राफिक लोकेशंस पे लॉकडाउन करना, आज तो नागपुर का तो पूरा शहर का, पूरा डिविजनल एरिया का लॉकडाउन हो गया है, जहाँ पे भी पुलिस कमिश्नरेट है नागपुर का, वो तो पूरा उनके पालक मंत्री ने कर दिया है। पर जी। इनको हम लोग छोटे-छोटे लॉकडाउन की भी परमिशन मुख्यमंत्री जी ने दी है, अगर जरूरत पड़ी तो ज्योग्राफिक एरिया में। और एक बात भी कही गई है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स पॉज़िटिव आए हैं, तो उस इलाके के मैक्सिमम लोगों को आप टेस्ट करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर सकें, पहचान सकें कि कितने लोग पॉज़िटिव हैं। तो निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं किया जा रहा है सर। इसके बारे में उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था जबकि सेंटर के लोगों ने ये रिपोर्ट पेश की। जी। आज वो लोग वापस गए हैं और उन्होंने दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, पर 2 दिन पहले उन्होंने सीएम सर को जब भी ब्रीफिंग किया था, तभी हम लोग उस मीटिंग में थे और उस मीटिंग में बहुत बहुत चिंताजनक बात व्यक्त की गई थी और सब डिविजनल कमिश्नर को जो है, ये बहुत अच्छे से बताया गया कि अल्टीमेटम है, ये सब चीज़ों को करना है करके। ओके सर, इसके अब साथ ओके सर, मुझे मुझे थोड़ा सा बताइए मुंबई की क्या स्थिति है? क्योंकि 1100 हजार के आसपास हम देख रहे थे, अब अचानक 1500 1600 के आसपास वहां पर केस आए हैं। जाहिर सी बात है, जब पूरे प्रदेश के आंकड़े हैं उसी अनुपात में मुंबई में भी बढ़ने लाजमी थे, लेकिन मुंबई पर्टिकुलरली शहर की स्थिति कैसी लग रही है आपको? मुंबई शहर की स्थिति एक ऐसी बात हो रही है दीपक जी कि मुंबई शहर जो है बहुत अच्छी टेस्टिंग कर रहा है। पिछले कई कम कम से कम 2 हफ्तों से हम लोग 20,000 से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। इसलिए मामले जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। और जो दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। 1500 भी कल आंकड़े थे। 1500 का डेथ रेट, हमारा जो मोर्टेलिटी था वो 5 पेशेंट्स की थी। वो भी नहीं होनी चाहिए, मैं तो मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि मोर्टेलिटी होनी ही नहीं चाहिए। पर बहुत कम, जो पहले 40-50 की मोर्टेलिटी सिर्फ बम्बई की रहती थी, वो कम होके बहुत 5 पे आ गई है। तो एज़ अ मुंबई मेरे ख्याल से और नंबर्स थोड़े बढ़ सकते हैं, पर मेरे ख्याल से मुंबई जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि मुंबई में बहुत सख्ती पेश की जा रही है टेस्टिंग के बारे में, ट्रेसिंग के बारे में, और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को बहुत सख्ती से उनको जो है आइसोलेशन में रखा जा रहा है। ज़रूरत पड़ी तो उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में भी रखेंगे, अगर वो लोग सुन नहीं रहे, अगर वो लोग आइसोलेट नहीं हो पा रहे तो। एक ओके बात है डॉक्टर दीपक जी, राहुल, बिल्कुल स्ट्रैटेजी तो बना रही है और मेरे ख्याल से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संबोधित भी करेंगे राज्यवासियों को। शायद उसमें कुछ वो सख्ती का ऐलान भी कर सकते हैं, या हो सकता है कोई बड़ा ऐलान वो करना चाहें। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नागपुर से उस सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हुई है जिसके लिए लगातार आप लोग कह रहे थे कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हमें मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, उसकी शुरुआत नागपुर से हुई है। क्या बाकी इलाकों में ऐसी स्थिति दिखती हुई आपको नजर आ रही है कि नागपुर जैसा ही लॉकडाउन लगाना पड़े? कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाह रहा है सर। सब लोग यही चाह रहे हैं कि लॉकडाउन हम लोग किसी भी सूरत में अवॉइड करें। पर नागपुर में कल तो 1700 केसेज़ आ गए, सिर्फ नागपुर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें अंदर। और बाकी के जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स है विदर्भ में, वहाँ पे भी केसेज़ बहुत चिंता चिंता से बढ़ी है। इसलिए नागपुर का जो है ये फैसला लिया गया है। ठाणे में आपने जैसे आपके शो की शुरुआत में बताया कि कई जगहों पे जो है एक मामूली सा लॉकडाउन या जियोग्राफिक माइक्रो कंटेनमेंट ज़ोन्स बनाए गए हैं, जहाँ पे कि उन्होंने लॉकडाउन जैसी स्थिति बनाई है। और हम नहीं चाहते हैं कि बम्बई, जो कि हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है देश का, वहाँ पे कोई भी किस्म का लॉकडाउन हो। मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, टेस्टिंग के लिए सामने आएँ।
अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में हो तो सामने से बताएं, जाके डॉक्टर को या म्युनिसिपल वर्कर को कि मुझे टेस्ट किया जाए। और मैं म्युनिसिपल वर्कर्स भी यही कर रहे हैं कि वो लोग जा जाके घर पे जाके हर एक का जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, ताकि हम इनको जल्दी आइसोलेट कर सके और कोरोना का जो है प्रादुर्भाव जो है रोक सके। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन आम लोगों में भी जागरूकता बढ़े, वो भी सामने आए और उन्हें लगता है कि उनमें लक्षण हैं तो तुरंत टेस्टिंग कराएं और ट्रेसिंग करने में एजेंसीज की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा डॉक्टर राहुल कह रहे थे कि कोई नहीं चाह रहा है कि लॉकडाउन लगाना पड़े, हमने आज अपने दर्शकों से यही सवाल पूछा था और यही लग रहा है कि दर्शक भी नहीं चाहते हैं, लोग भी नहीं चाहते हैं कि अब लॉकडाउन जैसी स्थिति आए। देखते हैं कि हमने आज आपसे इस शो के दौरान शामिल होने के लिए जो वादा किया था और एक सवाल पूछा था, उसका क्या जवाब आया, जरा फटाफट से देख लेते हैं। हमने सवाल पूछा था कि कोरोना को मात देने के लिए क्या फिर से लॉकडाउन लगाना सही है। इस पर बहुत सारे लोगों की राय आई है। जरा देख लेते हैं कि हमारे वो कौन से दो खास मेहमान हैं जिन्होंने सबसे कड़क रिएक्शंस दिए हैं। तो डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह गौर हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि लॉकडाउन क्यों, जब हमारे पास वैक्सीन आ गई है तो फिर लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों हो। बिल्कुल सही बात है, वैक्सीन हमारे पास है, जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी जल्दी कोरोना को हम मात दे पाएंगे। और यह है वो पोल जिसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना को मात देने के लिए क्या फिर से लॉकडाउन लगाना सही है? सिर्फ 38% लोग कह रहे हैं कि हाँ सही है लॉकडाउन लगाना, जबकि ज्यादातर लोग यानी कि 60% से ज्यादा 62% लोग ये कह रहे हैं नहीं, लॉकडाउन नहीं। तो अगर वाकई में लॉकडाउन नहीं लगाना है तो एजेंसीज और आम जनता और सरकार सबको मिलकर काम करना होगा ताकि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आ पाए। फिलहाल नागपुर में लॉकडाउन की स्थिति हमने देखी, 21 मार्च तक वहां पर स्थिति है, लेकिन जैसा डॉक्टर राहुल पंडित कह रहे हैं आगे ऐसी स्थिति दूसरे इलाकों में शायद न आन पड़े। तो ये तो बात हुई कोरोना की। अब चलते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल ग्राउंड में और बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जीत के लिए नेता एक दूसरे पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के खुद पर अटैक के आरोप के बाद बंगाल की राजनीति और गर्मा गई है। ममता की चोट साजिश है, हादसा है या ड्रामा है, ये अब चर्चा का विषय बन गया और इसी पर कर रहे हैं आज हम 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताजा घटनाक्रम क्या हुआ आज बंगाल में। तो ममता बनर्जी के पैर और कंधे में लगी चोट के बाद से कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। 6 डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, निगरानी कर रही है। ममता के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनके बाएं पैर के टखने में गंभीर चोट लगी है। डॉक्टर्स ने ममता के पैर में टेम्पररी प्लास्टर भी लगाया हुआ है। फिलहाल 48 घंटे के मेडिकल ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखने का फैसला किया गया है। ममता पर कथित हमले का मामला चुनाव आयोग भी पहुंच गया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच करें। पुलिस ने भी इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। चुनाव आयोग ने भी राज्य के मुख्य सचिव से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है, राजनीतिक साजिश। वहीं ममता बनर्जी के आरोपों को विपक्ष नाटक बता रहा है, खासतौर से बीजेपी। फिलहाल चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस से इस घटना पर रिपोर्ट भी मांगी है और पूरी रिपोर्ट पर तफसील से बातचीत करने के बाद किसी नतीजे पर चुनाव आयोग पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल इस पर राजनीति चल रही है। इस बीच ममता ने हॉस्पिटल से एक वीडियो संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं के लिए और इस संदेश में ममता बनर्जी ने साफ कहा कि चाहे उन्हें व्हील चेयर पर प्रचार के लिए आना पड़े, लेकिन वो जल्द प्रचार करने आएंगी। इस बीच तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो शांति बनाए रखें। क्या कहा ममता बनर्जी ने इस वीडियो संदेश में, आइए सुनते हैं। তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন। तो आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने अपने
वीडियो संदेश में अपने कार्यकर्ताओं से शांति बरतने की अपील की है। और अब ये एक्स-रे ममता बनर्जी का सामने आया है जिसमें फ्रैक्चर की बात सामने आ रही है। ममता बनर्जी की चोट को लेकर फिलहाल जो अपडेट है वही आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी के पैर की हड्डी टूटी हुई है, ये फिलहाल एक्सरे में बात सामने आई है। ममता के पैर की एक्सरे रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक पैर की हड्डी टूटी हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी घटना को टीएमसी की साजिश बताया है और चुनाव आयोग से घटना का वीडियो जारी करने की मांग की है जिससे सच्चाई सामने आ सके। और खुद पर हमले के ममता के दावे को कांग्रेस ने दूसरी तरफ हास्यास्पद बताया। सुनिए। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो अगर कॉन्स्पिरेसी है तो सीबीआई को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है एनआईए को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है सीआईडी को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ। क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी। और ममता बनर्जी की चोट पर ये जो सियासत चल रही है इसका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार राहुल देव जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर, बहुत सारे एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी पर ड्रामा करने के। तो टीएमसी कह रही है ये कि साजिश है। आपका विश्लेषण फिलहाल क्या कहता है? ममता की चोट को लेकर ये जो राजनीति हो रही है इस पर आपका विश्लेषण सर। देखिए, अभी जब कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, अभी पूरी जांच नहीं हुई है, जब आपने सब स्वयं गिनाया कि चुनाव आयोग से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब वहां स्थानीय पुलिस से अधिकारियों से रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो हम यहाँ बैठ के कोई फैसला दे दें कि ये कैसी थी, कितनी सच्ची है, किसका षड्यंत्र था कि नहीं, दुर्घटना थी या हमला था, ये कहना बहुत अभी कठिन है। लेकिन कुछ मोटी बातें समझ में आती हैं। ये तो समझ में आता है, चुनाव का मौसम है तो सारे पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। विपक्ष ममता पर नाटकबाजी का आरोप लगाए और ममता और उनकी पार्टी कहे कि साहब ये बीजेपी ने हमला कराया है। ये स्वाभाविक है, इस पे हमें चौंकना नहीं चाहिए। लेकिन एक मोटी समझ ये कहती है कि कोई भी पार्टी ऐसे समय में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी पर और मुख्यमंत्री पर हमला जानबूझकर करवाए कोई विपक्षी दल, तो इससे उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। जो शिकार होता है, जिसको चोट लगती है, हमेशा उसको सहानुभूति का लाभ मिलता है। तो इससे बीजेपी को या तृणमूल कांग्रेस के विरोधियों को कैसे लाभ मिलेगा ये समझना कठिन है। मुझे कोई उसमें लाभ दिखता नहीं। मुझे लगता है अब ये पूरी तरह एक अनुमान है कि ये दुर्घटना हुई है और निश्चित रूप से पुलिस की असावधानी भी है। एक मुख्यमंत्री के साथ जो एक निश्चित रूप से सुरक्षा का घेरा होना ही चाहिए हर समय, खास तौर पे ऐसे भीड़ वाले मौक़ों पर, वो कहाँ था, वो अधिकारी कहाँ थे और ये कैसे हो गया, ये बड़े सवाल हैं जो महत्वपूर्ण सवाल हैं। राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी कि एक मुख्यमंत्री के साथ ये कैसा हो सकता है उनके अपने चुनाव क्षेत्र में। तो ये गंभीर है, इसको पूरी गंभीरता से लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। और इस पर राजनीति अभी ना की जाए तो अच्छा है। सभी हम लोग चाहेंगे और मैं समझता हूँ कि पूरा देश चाहता है कि ममता जी बिल्कुल ठीक शीघ्र हों और वापस रण क्षेत्र में लौटें। और ये एक जो दुर्भाग्यपूर्ण एक प्रकरण हो गया चुनाव प्रचार के दौरान, वो अतीत की वस्तु हो जाए और फिर राजनीति और जो चुनाव अभियान है वो मुद्दों पर लौटे। हालांकि मुद्दे वहाँ ज़्यादा बहुत दिख नहीं रहे हैं, बहुत कुछ अलग नए तरह के मुद्दों के अलावा। बिल्कुल। और ममता बनर्जी का जो एग्रेशन है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? वाकई में इस पूरे मसले में हर कोई यही कामना कर रहा है, ममता बनर्जी के विरोधी भी यही कामना कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। लेकिन जिस तरह का एग्रेशन और जिस तरह का, एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी की ओर से शायद इस मामले को एग्जैजरेट भी किया गया है थोड़ा बहुत, जैसा कि आपने बताया कि ये भी कहा जा रहा है कि सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी के द्वारा इस मामले को कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरी
मामले में ममता बनर्जी की स्थिति का आकलन करें, कहां आप पाते हैं? क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी भी अब थोड़ा सा चिंतित हैं बीजेपी के बढ़ते जनाधार या एग्रेशन को देखकर? देखिए, चिंतित हो तो हैं निश्चित रूप से, और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि जितनी तैयारी के साथ, जिस ज़बरदस्त तैयारी के साथ, संसाधनों के साथ और जिस उत्साह के साथ, जिस रणनीति के साथ बीजेपी ने इस बार एकदम जीतने के लिए तैयारी की है, कमर कसी है, तो उससे किसी को भी और किसी भी राजनीतिक खिलाड़ी को चिंतित और सावधान सतर्क होना चाहिए। ममता जी के सामने एक बात यह है, देखिए, कि उनके पास हालांकि एक बहुत बड़ा प्रतिशत है, अगर पिछले चुनाव के वोट शेयर और इस से तुलना करें आज की स्थिति की, तो एक 25-30% का फासला पिछली बार बीजेपी और टीएमसी के बीच में था, तृणमूल के बीच में था। वहाँ पर अब वाम पार्टियाँ, वाम और कांग्रेस तो लगभग अप्रासंगिक हो गई हैं। अब लड़ाई केवल सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। एक बहुत बड़ा फासला बीजेपी को तय करना है, वो कर पाएगी कि नहीं, और वो उस फासले को यानी 30% की छलांग लगाकर वो ममता के 40-42% वोट से अधिक पा पाए, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी इस पर हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। देखते हैं, 8 चरणों में चुनाव होने हैं, हर चरण में स्थिति बदलती है, हर चरण की एक अपनी अलग डायनेमिक्स होती है, कुछ घटनाएं होती हैं और उससे स्थिति लगातार निरंतर बदलती रहती है। तो अभी बहुत कुछ हमें देखना बाकी है। लेकिन एक मोटी बात यह है कि ममता के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, क्योंकि अगर किसी भी तरह से वो ये चुनाव हार गई, एक चमत्कार हुआ, चुनाव हार गई, तो ये पूरी पार्टी ही बिखर जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के पास सीपीएम विरोध यानी वाम विरोध के अलावा अपना कोई वैचारिक विचारधारात्मक आधार नहीं है, न कभी था। वो कांग्रेस से निकल कर गई थी, कांग्रेस नाकाम हो रही थी सीपीएम से लड़ने में, सीपीएम की मशीनरी से लड़ने में। ममता ने अपने इसी आक्रामकता से, अपने जोश से और अपने उत्साह से और अपने जिस तरह से उन्होंने अभियान चलाया, उससे उन्होंने सीपीएम को हराया 33 साल बाद जी। लेकिन ये भी करने में उनको, ये इसके लिए पिछले 2 चुनाव से वो तैयारी कर रही थी। 2001 में उन्होंने कोशिश की, नाकाम रही, 2006 में कोशिश की, नाकाम रही, उनको कामयाबी मिली 2011 में। तो बीजेपी भी कई चुनावों से तैयारी कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में 2016 में भले ही जो अंतर हमें आज 30% दिख रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बहुत अप्रत्याशित बढ़त बीजेपी को मिली थी और वहां पर वोट शेयर 43% और 40% का था, यानी सिर्फ 3% का फासला था बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तृणमूल के बीच में। ये निश्चित रूप से विधानसभा उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, सारी डायनेमिक्स अलग होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा करीब है, ये ममता को परेशान करने वाला प्रतिशत है और इसलिए उनके लिए ये मैंने कहा कि जीवन मरण का प्रश्न है। उनके पास अब अगले चुनाव का इंतजार करने का समय नहीं है, बीजेपी के पास पूरा है। और सही कहा, ये जो छलांग बीजेपी ने लगाई है, पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 211 सीटों पर जीती थी, लेकिन 2019 के जो आम चुनाव हुए उसमें 18 सीटें जीतकर लोकसभा की बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। और ये जो अब फासला अब के चुनाव में जिस एग्रेशन के साथ बीजेपी सामने ममता बनर्जी के खड़ी हुई है, ममता बनर्जी का चिंतित होना भी लाजमी है और उन्हें इसको चुनौती की तरह लेना मेरे ख्याल से राजनीतिक समझदारी भी होगी। बहरहाल किस ऊंट किस करवट बैठता है पश्चिम बंगाल के रण में देखना लाजमी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस विश्लेषण के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए राहुल देव जी आपका। तो ये बात हुई राजनीति की। अब बात करते हैं आपकी और हमारी जिंदगी के लिए जरूरी एक महत्वपूर्ण अंग की, किडनी। जी हां, राजमा के दाने जैसे दिखने वाला हमारे शरीर का ये जो अंग है किडनी, दरअसल कुछ और नहीं, एक छलनी है। एक ऐसी छलनी है जो खून को साफ करती है और इसमें अगर जरा सी भी खराबी आई तो इंसान धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाता है।
आज किडनी की बात इसलिए क्योंकि आज विश्व किडनी दिवस है। इस दिवस के लिए जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनके गुर्दे यानी कि किडनी में खराबी शुरू हो चुकी है। और एक दिक्कत और यह भी है कि किडनी खराब होने के ज्यादातर लक्षण साइलेंट होते हैं, यानी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी किडनी धीरे धीरे खराब हो चुकी है और आप लगभग सामान्य जीवन जी रहे होते हैं। इसलिए आइए भारत के लिहाज से किडनी की समस्या का जरा विश्लेषण करते हैं आंकड़ों के लिहाज से। तो हमने आपको बताया कि यह बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन देश में क्या स्थिति है? देश में हर 10 लाख लोगों में 800 लोग सीकेडी से पीड़ित हैं। सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज। अब ये तो क्रोनिक है, लेकिन जो छोटी मोटी बीमारियां हैं किडनी की, अगर इसका आंकड़ा आप देखेंगे तो लगभग 78 लाख या 80 लाख के आसपास देश में इससे पीड़ित लोग हैं। इसके अलावा 11 लाख लोग कुल मिला के सीकेडी से पीड़ित हैं। हर साल सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज जिसमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, हर साल ऐसे 2 लाख होते हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। लेकिन देश की हालत ऐसी है कि सिर्फ 6000 के आसपास ही ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। यह आंकड़ा थोड़ा सा परेशान करने वाला है। आपके लिए जागरूकता बढ़ाने वाला भी होना चाहिए, आपको अलार्म करना चाहिए। और विश्लेषण के लिए थोड़ा समझते हैं किडनी की फैक्ट्स एंड फिगर्स को इस रिपोर्ट के जरिए। अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत से बड़ा खजाना कुछ और नहीं है। लेकिन आज जरा सड़क पर निकलिए, आपको भीड़ दिखेगी जो बेतहाशा भाग रही है, कभी बसों में धक्के खाते और लटकते हुए तो कभी गाड़ियों से। सब पैसा कमाने की होड़ में लगे हैं, लेकिन इस भागा दौड़ी में सेहत हाशिए पर चली गई है और सेहत को नजरअंदाज करना आपके शरीर के अंगों पर भारी पड़ रहा है। किडनी ऐसा ही एक बेहद जरूरी और संवेदनशील अंग है जिसमें छोटे से छोटा बदलाव अच्छे खासे इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकता है। लेकिन भारत में छोटी छोटी लापरवाहियों से किडनी अब बीमार पड़ रही है। एक रिपोर्ट बताती है, विकसित देशों के मुकाबले भारत में लोग 15 साल पहले किडनी की बीमारी के शिकार बन रहे। भारत में औसतन 52 साल की उम्र में लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, जबकि विकसित देशों में इसकी जरूरत 67 साल के बाद शुरू होती है। परेशान करने वाली बात यह है कि 20 साल के युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। देश में 78 लाख लोग किडनी की बीमारी की चपेट में हैं। देश में पांव पसारती इस समस्या और इसके इलाज पर WHO भी चिंता जाहिर कर चुका है। WHO के मुताबिक भारत में हर 1 लाख में 20 लोगों की मौत का कारण किडनी फेल्योर बन रहा है। इतना ही नहीं, 13% बीमार 12 महीने से पहले ही डायलिसिस करवाना बंद कर देते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पैसों की कमी है, क्योंकि सरकारी सब्सिडी के बाद भी डायलिसिस का खर्च बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में किडनी की समस्या क्यों बढ़ रही है। डॉक्टरों की माने तो लोगों की जीवन शैली में आता बदलाव इसका सबसे बड़ा कारण है। और सिगरेट, शराब और फास्ट फूड कल्चर इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ज्यादा तला भुना और फैट वाला खाना भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। खाने में नमक की ज्यादा मात्रा भी किडनी को बीमार बना रही है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, मोटापे से किडनी पर दबाव बढ़ रहा है। एसी में बैठने के कारण लोगों का कम पानी पीना भी एक बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, अलग अलग बीमारियों के लिए ली जाने वाली दवाएं भी किडनी को बीमार कर रही हैं। जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन ये तभी होगा जब आप सेहतमंद रहें। इसलिए खुद पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और खान पान में सुधार कीजिए। किडनी की देखभाल बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसे आपके थोड़े से ध्यान की जरूरत है और किडनी को आपका थोड़ा सा अटेंशन जिंदगी भर के लिए सेहत की टेंशन से दूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किडनी को दीजिए अटेंशन, नहीं होगी जीने की टेंशन। इसी स्लोगन के साथ अब देश की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला जारी है। आज राहुल ने ट्वीट कर कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया। राहुल ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की और देश की स्थिति को बांग्लादेश से भी खराब बताया। राहुल ने स्वीडन के इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह ट्वीट किया था।
इसके अलावा आज पश्चिम बंगाल के जयपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार उज्जवल कुमार के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने उज्जवल को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। चलते हैं तमिलनाडु, जहां विधानसभा चुनाव से पहले आईटी विभाग ने 20 जगहों पर रेड मारी है। 31 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त हुआ है। कैश के साथ सीज किए गए कुल सामान की वैल्यू करीब 47 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बात बिहार की, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से असफल बताया। तेजस्वी ने बताया कि बिहार में 64% मंत्री दागी हैं, जिन पर गंभीर आरोप हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को राज्य का सबसे बड़ा शराब माफिया तक कह डाला। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कोरोना का पहला टीका ले लिया है। जेजे अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन करवाया उद्धव ठाकरे ने। देश में 200 रुपए से भी कम हो सकती है कोरोना की वैक्सीन। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। और महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के चलते 14 मार्च को होने वाली महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं टाल दी गई हैं, जिसका हमने विश्लेषण भी किया। इसका खासा विरोध भी हुआ। और 5 साल पहले पाकिस्तान से लौटी दिव्यांग गीता का परिवार मिल गया है। गीता आज महाराष्ट्र में अपनी मां से मिली। परिवार ने बताया कि गीता का असली नाम राधा वाघमरे है। गीता का डीएनए टेस्ट के बाद उनके परिवार को सौंपा जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने रात भर चली मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। दोनों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खुल रहे हैं। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। पिछले साल 1,35,000 श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी 18 मई से खोले जाएंगे। देख रहे हैं इंडिया 360 और अब बात कर लेते हैं बाजार और कारोबार की। आज भारतीय बाजारों की तो छुट्टी थी, शिवरात्रि के चलते भारतीय बाजार बंद रहे। लेकिन जरा देख लेते हैं कि अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार हो रहा है और वहां से कल के लिए यानी कि शुक्रवार के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। तो शानदार तेजी के साथ अमेरिकी इंडाइसेस कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ जोन्स पर नजर डालें तो 1.5% की शानदार तेजी के साथ 464 अंकों की शानदार तेजी के साथ 32,297 पर कारोबार करता हुआ डाउ जोन्स नजर आ रहा है। जबकि नैस्डैक में भी शानदार 1.5% से ज्यादा की तेजी है। 203 अंकों के उछाल के साथ 13,273 पर कारोबार करता हुआ नैस्डैक नजर आ रहा है। ये इसलिए खास है क्योंकि कल भी डाउ जोन्स जो है वो 450 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ था। तो शानदार कारोबार अमेरिकी बाजारों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि इसके क्या संकेत मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। और इसके लिए मेरे साथ सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। सेठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में शानदार कारोबार चल रहा है। कल भी शानदार तेजी पर थे, आज भी अच्छी बढ़त हो रही है। हमारे बाजार के लिए क्या ये शुभ संकेत है सेठी जी? बिल्कुल दीपक, ये बहुत ही दमदार तेजी हमने कल के बाजार में देखी यूएस में, और आज भी उसी तरह की एक तूफानी तेजी यूएस के मार्केट्स में है। तो हमको 2 दिन की तेजी को वो करना है, ट्रैक करना है। तो उस लिहाज से कल के बाजार में एक शानदार गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है। मुझे लगता है निफ्टी में कल कम से कम 150 से 200 पॉइंट की, अभी के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक मुझे लगता है कम से कम 150-200 पॉइंट की निफ्टी में बिल्कुल तेजी रहेगी। और जिस तरह की तेजी हम कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब भी हमने देखी, जिस तरह से जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है और इवन आईटी स्टॉक्स, उनमें एक दमदार तेजी लास्ट हाफ एन आवर में देखी गई। जैसे मेटल्स में एक अच्छी तेजी बनी, आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, सीमेंट में अच्छी तेजी थी, पीएसयूज तो फ्लेवर है ही है अभी के मार्केट में। तो मुझे लगता है एक दमदार तेजी वाला सेशन हमको कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और जैसा आपने बताया भी सेठी साहब की आईटी और मेटल में तेजी का माहौल था, पीएसयूज में तो लगातार एक्शन है ही। क्या शुक्रवार को भी इन सेक्टर्स में पॉजिटिव एक्शन दिखेगा या कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जिस पर आप रिकमेंड करें नजर रखना है? बिल्कुल, देखिए दीपक, जो भी सेक्टर अभी मैंने बताए, जैसे आईटी स्टॉक्स है, उनमें एक तेजी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी इंटरनेशनल क्यूज इतने पॉजिटिव है कि मेटल्स अब पीछे नहीं रहेगा और मेटल्स में एक दमदार तेजी देखने को मिलेगी। बट एक सेक्टर जिसपे निवेशकों को कल के या निवेशकों या ट्रेडर्स को कल फोकस करना चाहिए, वो रहेगा जो पीएसयू स्टॉक्स है जिनमें डिविडेंड की प्लानिंग, डिविडेंड का अनाउंसमेंट आना है। जैसे कल हमारे बाजार बंद होने के बाद बीपीसीएल ने कहा 16 मार्च को उनकी मीटिंग है डिविडेंड के अनाउंसमेंट के लिए। तो मुझे लगता है एक तगड़ा अच्छा डिविडेंड बीपीसीएल से उम्मीद की जा सकती है। फिर 12 तारीख को, यानी कि कल 12 तारीख को पीएफसी का भी डिविडेंड आना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। वो भी डिविडेंड बहुत ही बड़ा डिविडेंड होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है जो
PSU स्टॉक्स है जिससे सरकार 31 मार्च के पहले ही अच्छा खासा डिविडेंड लेने की बिल्कुल तैयारी में है, उनमें नजर रखनी चाहिए। और बाकी सीमेंट, मेटल्स, IT ये तीनों सेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं और इवन बैंक्स और NBFCs भी कल परफॉर्म करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, कल के लिए हमारे दर्शकों के लिए तैयारी कराने के लिए आज ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम विश्लेषण के लिए। अब रुक करते हैं बाजार की कुछ और खबरों पर, एक बार नजर डाल लेते हैं। मशहूर ज्वेलरी ब्रांड कल्याण ज्वेलर्स इसी महीने अपना IPO लेकर आ रहा है और इस IPO को 16 मार्च को खोला जाएगा और निवेशक 18 मार्च तक आवेदन इसमें कर सकते हैं। IPO के जरिए कंपनी 1175 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी ने IPO के लिए 86 से 87 रुपए के बीच का प्राइस बैंड तय किया हुआ है। कंपनी IPO के तहत 800 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यूज जारी करेगी और 375 करोड़ रुपए के शेयर OFS यानी ऑफर फॉर सेल में बेचेगी। कंपनी में कल्याण रमन की 27.41% और हाइडल इन्वेस्टमेंट की 24% हिस्सेदारी है। कंपनी इशू से जुटाए फंड का इस्तेमाल अगले 2 साल तक कामकाज में करेगी। पिछले साल जून तक कल्याण ज्वेलर्स के पास देश में 21 राज्यों में 107 शोरूम्स थे। इसके अलावा विदेश में भी कंपनी के 30 शोरूम्स हैं। एक आम निवेशक 172 शेयरों के लॉट में निवेश कर सकता है। इसके लिए 14,964 रुपए का निवेश करना होगा और एक निवेशक ज्यादा से ज्यादा 2,236 शेयरों के लिए आवेदन कर सकता है। We started our journey. We started expanding into 2 or 3 new states every year. We also started expanding in the Middle East. And if you look at Kalyan today, Kalyan Jewellers is spread across 21 states in this country. We have presence in 4 countries in the Middle East, and we are one of the most trusted hyper-local jeweler in this country. So Kalyan Jewellers always have been a growth story. और इस बीच IDBI बैंक को बड़ी राहत मिली है। रिजर्व बैंक ने इसे PCA फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया है, यानी अब बैंक पहले की तरह लोन देने का काम कर पाएगा। बहुत ज्यादा NPA हो जाने के कारण रिजर्व बैंक ने बैंक के लोन देने पर रोक लगा दी थी। RBI के बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन के मुताबिक बैंक में पूंजी की स्थिति, नेट NPA और लेवरेज रेशियो में लगातार सुधार हुआ है और बैंक रिजर्व बैंक के पैमाने पर खरा उतरता है। IDBI बैंक में LIC के 49% हिस्सा खरीदने के बाद से इसके तिमाही दर तिमाही काम में भी अच्छा सुधार दिखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को RBI से कोरिया की सैंगयोंग में हिस्सेदारी घटाने की मंजूरी मिल गई है। M&M इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 75% से घटाकर 25% करना चाहती है। अमेरिका के HAAH ऑटोमोटिव होल्डिंग्स ने इसमें हिस्सेदारी खरीदने की अर्जी दी है, जिस पर कोरियन रेगुलेटर्स गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस डील को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल रिडक्शन की शर्त जरूरी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हर हाल में सैंगयोंग से पीछा छुड़ाना चाहती है और उम्मीद है कि जल्द ये डील पूरी हो जाएगी। और इस बीच टाटा मोटर्स को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने नेक्सॉन EV को सब्सिडी की लिस्ट से बाहर करने के दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आदेश पर रोक लगा दी है। DTC की लिस्ट से बाहर होने पर नेक्सॉन EV की लागत करीब 13.25 लाख रुपए से बढ़कर 16.25 लाख रुपए हो जाएगी। दिल्ली सरकार की DTC का मानना है कि टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन EV की चार्जिंग क्षमता के बारे में जो बातें बताई थी वो जांच के बाद सही नहीं पाई गई, लिहाजा कंपनी को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। एक्सिस बैंक ने वेयर एंड पे डिवाइस लॉन्च किया है। इसकी मदद से वॉलेट या फोन साथ में कैरी करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी और आप हैंड्स फ्री पेमेंट्स कर सकेंगे। ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस बैंड, की चेन और वॉच लूप के रूप में ले सकते हैं, जो बैंक के डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। बैंक के मुताबिक इस डिवाइस को आप महज 750 रुपए में ले सकते हैं। ये डिवाइस मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अमेरिकी रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के नरसंहार पर अमेरिका जोर शोर से आवाज उठाता रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच होने वाली पहली बैठक के पहले कई सांसदों ने चीन में मानवाधिकारों की बदतर स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। संसद में विदेश मामलों की समिति के सदस्यों को ब्लिंकन ने बताया कि चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर अमेरिका बोलना जारी रखेगा। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। भारतीय क्रिकेट टीम के सामने अब T20 चैलेंज है। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ कल से 5 T20 इंटरनेशनल मैच की शुरुआत हो रही है। कल पहला T20 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा।
टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इस सीरीज के जरिए अक्टूबर में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए कोर खिलाड़ियों की पहचान भी करेंगे। वहीं सीरीज के दौरान कप्तान विराट कोहली एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। आपको बता दें कि भारत इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी।